हेलो एवरीवन, वेलकम टू जानवीज एमबीए पाठशाला। ये चैनल स्पेशली जीटीयू एमबीए स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां मैं आपको पूरा एमबीए का सिलेबस जो मेन या फिर कोर हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इकोनॉमिक्स, एचआर, फाइनेंस, प्रोडक्शन, सब कुछ सिंपली समझाऊंगी विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, ताकि आप कॉन्सेप्ट भी समझो और एग्ज़ाम में मार्क्स भी स्कोर करो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स फॉर मैनेजर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इन्फ्लेशन। जीटीयू एग्जाम्स में इन्फ्लेशन से डेफिनेशंस, टाइप्स, शॉर्ट नोट्स, डिफरेंसेस और न्यूमेरिकल्स तक आते हैं। तो आज के लेक्चर्स में कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल होगा, डेली लाइफ एग्जांपल्स और इंडियन इकोनॉमी केस स्टडीज़ के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का जनरल प्राइस लेवल का कंटिन्यूसली बढ़ना। यहाँ दो वर्ड इम्पॉर्टेंट है, कंटिन्यूस और जनरल। कंटिन्यूस का मतलब कोई टेम्पररी नहीं, एक लॉन्ग रन राइज होता है, और जनरल का मतलब होता है कोई एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ना नहीं। इसका मतलब होता है पूरी इकोनॉमी में हर चीज़ का या हर इसका प्राइस बढ़ना। अगर सिर्फ पेट्रोल महंगा हुआ है तो इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन अगर पेट्रोल, हमारे बहुत बेसिक चीज़ें, वेजिटेबल्स, हमारे फ्रूट्स, हमारा ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक कि डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, पनीर, ये सब कुछ का जब प्राइस बढ़ता है, दैन इट इज टर्म्ड एज इन्फ्लेशन। नाउ हैव एवर थॉट कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसी चीज़ पे होता है? तो यस, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारी परचेसिंग पावर पे, हमारी मनी परचेसिंग पावर पे। जिस तरह प्राइस बढ़ती है धीरे धीरे, वैसे वैसे हमारा जो परचेसिंग पावर है वो कम होता है। मतलब अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मेरे पास 1000 रुपीज़ है। अब ना 1000 रुपीज़ में लाइकली अ ईयर और 2 years बैक मैं अपनी ग्रॉसरी ला सकती थी, मेरे और मेरे सिबलिंग्स की ग्रॉसरी। अब हमारी ग्रॉसरी क्या होती है? फूड आइटम्स, हमारे कुछ एसेंशियल्स चीज़ें, और कुछ हो गया भाई स्टेशनरी का सामान और ये सब कुछ। तो हम ये सिबलिंग्स के साथ ला सकते हैं। लेकिन आफ्टर 2-3 years क्या मैं उस 1000 रुपीज़ में अभी भी सेम ग्रॉसरी ला सकती हूँ? सो आंसर इज क्लियरली नो। हो सकता है कि भाई मैं अगर 1000 रुपीज़ में आज से 2 साल पहले मैं कुछ 12 आइटम या 13 आइटम ला सकती थी, तो अब मैं शायद उसमें से सिर्फ 9 या 10 ला सकती हूँ। तो दैट मीन्स एक कंटिन्यूस राइज की वजह से मेरा मनी का जो परचेसिंग पावर है वो गिर गया। तो इससे क्या होता है भाई? इससे डायरेक्टली डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस होता है। क्यों? हमारे पास हमारी अर्निंग आज भी उतनी ही है। मेरा 1000 जो मुझे मिलता था, मुझे 1000 ही मिल रहा है। लेकिन अब जबकि मुझे कोई भी चीज़ थोड़ी कॉस्टली लग रही है और मेरे 1000 के ब्रैकेट में वो सब कुछ नहीं बैठ रहा है, तो डेफिनेट है मैं कुछ चीज़ की डिमांड कम कर दूँगी। भाई अगर मैं सपोज़ मैं 3 बिस्किट्स के पैकेट लाती थी अलग अलग, ओरियो हो गया, हाइड एंड सीक हो गया, और फिर एक लाती थी सपोज पार्ले जी, तो अब मैं शायद पार्ले जी हटा के सिर्फ ओरियो, हाइड एंड सीक लाऊंगी। तो ये हो गया भाई, मैंने एक प्रोडक्ट की डिमांड इस वजह से कम कर दी। मतलब इससे हमें क्या समझने मिला कि हमारे जो पैसे की वैल्यू है वो हो गई है कम। अब अगर हमें एग्जाम में लिखना है ये डेफिनेशन, तो हम किस तरह लिखेंगे? ये डेफिनेशन लिखेंगे हम,
Economists define it as a persistent increase in overall price level causing money's value to fall. हम चाहे तो उसको बाद में elaborate करके continuous rise in price reducing money's purchasing power भी लिख सकते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हमारा जो GTU का सिलेबस है या फिर पेपर पैटर्न है उसमें हमें 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. सो आई विल हाईली रिकमेंडेड यू कि आप लोग प्लीज़ डेफिनेशन स्टार्टिंग में लिखो. अगर आपको इन्फ्लेशन में कुछ भी पूछा गया है जस्ट लाइक टाइप्स या फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन ही क्यों ना पूछा गया हो, स्टार्ट इट विद द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन. सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और अब हम समझेंगे टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं. तो मेजरली होते हैं 4 टाइप्स: द डिमांड पुल इन्फ्लेशन, द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, द क्रीपिंग इन्फ्लेशन एंड द गैल्पिंग इन्फ्लेशन. इनमें 2 जो सब टाइप है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. ये हमारे सिलेबस का भी एक पार्ट है, इसलिए हम इसको इन डेप्थ समझेंगे. बट अब शुरू करते हैं. डिमांड पुल इन्फ्लेशन डिमांड साइड से स्टार्ट होता है. जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाता है तब एक्सेस डिमांड क्रिएट होता है. इस एक्सेस डिमांड की वजह से प्रोड्यूसर्स प्राइस बढ़ा देते हैं. इसको एक सिंपल लाइन से याद रखो: टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स. ये हमारे 10 प्रिंसिपल्स का भी एक पार्ट है, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स. तो हमें ये वैसे भी याद रहेगा, तो इसको हम डिमांड पूल से कनेक्ट करेंगे. प्रोसेस समझो क्या होता है. इनकम बढ़ी, लोग ज़्यादा खरीदते हैं तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी. सप्लाई उतनी फास्ट नहीं बढ़ती, शॉर्टेज होती है और शॉर्टेज की वजह से प्राइस बढ़ता है. अब अगर इसका मैं डायरेक्ट एग्जांपल दूँ तो किसी पर्सन की इनकम अभी तक मंथली कुछ 25,000 थी. अब भाई उसका प्रमोशन हुआ, उसको इंसेंटिव मिला, बहुत कुछ चीज़ें, तो उसकी इनकम बढ़ के हो गई है अराउंड 35. नाउ अब उसका जो 10,000 इंक्रीज है उस वजह से वो कुछ तो एक्स्ट्रा खरीदेगा. वो मंथली अगर अपने पर्सनल एक्सपेंस पे रफली 5,000 अगर वो अब तक खर्च करता था, 5 to 7,000, तो शायद अभी 7 to 10,000 भी खर्च कर सकता है. तो अब क्या हुआ भाई, इनकम बढ़ गई, उसकी डिमांड बढ़ गई. अब डिमांड बढ़ी तो उस चीज़ की सप्लाई भी तो बढ़ेगी. अब ये तो एक इंसान की बात है, ऐसे बहुत लोग होते हैं. अब किसी भी प्रोडक्ट की सडन डिमांड बढ़ती है तो उसका एक सप्लाई शॉर्टेज क्रिएट होता है और उस शॉर्टेज की वजह से बढ़ती है प्राइस. अगर हम बात करें किसी बहुत रियल लाइफ एग्जांपल की, तो कोविड के बाद जब इकोनॉमी ओपन हुई, लोगों ने हैवी शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी. हमने कार्स, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बहुत बढ़ा दी, पर सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई कम थी. नाउ सेमीकंडक्टर इज अ थिंग जो मोबाइल्स में भी आता है, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में वो यूज़ होता है. अब इससे रिजल्ट क्या हुआ, मेजर रिजल्ट हुआ हमारे कार की प्राइसेस पे. हमारी कार प्राइसेस बढ़ गई. अब अगर मुझे कोई और एग्जांपल इसके साथ कनेक्ट करना है तो अगर टाटा मोटर्स की डिमांड बहुत हाई हो और प्रोडक्शन लिमिटेड हो तो वो इजीली प्राइस बढ़ा सकती है. ये प्योर डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है. एक शॉर्ट और एक क्रिस्प लाइन में अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो डिमांड एक्सीड्स सप्लाई कॉजिंग राइज इन प्राइस. नेक्स्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. अब
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सप्लाई साइड से स्टार्ट होता है। यहाँ प्रॉब्लम डिमांड की नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट की होती है। जब वेजेस बढ़ते हैं, पेट्रोल महंगा होता है, पेट्रोल और ट्रांसपोर्टेशन दोनों में से कुछ भी महंगा होता है, रॉ मटेरियल कॉस्टली होते हैं, टैक्सेस इंक्रीज होते हैं, तो फर्म्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। फर्म्स प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए प्राइसेस इंक्रीज करते हैं। अगर इसका कुछ एग्जाम्पल देना है तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोथिंग इंडस्ट्री, कॉटन स्पेसिफिकली। अब कॉटन एक रॉ मटेरियल का काम करता है क्लोथिंग इंडस्ट्री में। तो अगर किसी वक्त ऐसा हुआ कि कोई पर्टिकुलर सीजन में कॉटन का प्रोडक्शन नहीं हुआ, सपोज इन 2025 इटसेल्फ कॉटन का प्रोडक्शन इतना नहीं हुआ है, तो अब क्या होगा? कॉटन का प्रोडक्शन तो हुआ नहीं, मतलब रॉ मटेरियल ही अवेलेबल ही नहीं है, लोगों के पास कॉटन ही अवेलेबल नहीं है, पर मार्केट में कॉटन की डिमांड तो रहेगी ना। अब हम सब जानते हैं कॉटन क्लोथ्स मेजरली लोग गर्मियों में पहनना पसंद करते हैं, तो उससे क्या होगा? कंपनी को कॉटन तो चाहिए अपनी डिमांड पूरी करने के लिए, बट कॉटन महंगा है, तो अब क्या होगा कि हमारी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस थी वो बढ़ जाएगी। इसको इस तरह समझो कि आज तक हमें कोई शर्ट, एक कॉटन शर्ट पर्टिकुलरली बहुत सस्ते में सस्ता हमें 500 या 700 में मिल रहा था, अब वही शर्ट हमें 1000 या 1200 में मिल रहा है। एक सडन इंक्रीज। अब ये इंक्रीज क्यों हुआ? रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ी, लेकिन फर्म्स को यानी कंपनीज को अपना प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट तो मेंटेन करके ही चलना है, तो इसी वजह से होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये प्योरली प्रोडक्शन या फिर सप्लाई साइड से रहता है। अब रियल लाइफ केस अगर मैं बताऊं तो 2022-23 में पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हुए थे, ट्रांसपोर्ट महंगे हो गए थे, मिल्क कंपनीज जैसे अमूल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, नतीजा मिल्क प्राइसेस बढ़ गए। डिमांड सेम थी पर प्राइस बढ़ गया। ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। दूसरा एग्जाम्पल, मैगी का वीट और पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ने पर नेस्ले ने एमआरपी इंक्रीज करी। सो एक सिंपल वन लाइन अगर आपको एग्जाम में भी यूज करनी हुई तो, राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइसेस। नेक्स्ट, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब ये जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है ना, ये थोड़ा स्लो होता है, मतलब 1 to 3% पर ईयर बढ़ता है। इससे हेल्दी भी माना जाता है। लाइक अगर आप ये बोलो कि पिछले साल या फिर 2 साल पहले मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुझे 100 रुपये में मिलता था और अब वो मुझे 102, 103, मतलब बहुत थोड़ा बढ़ा बट बढ़ा है प्राइस, देन दैट्स अ हेल्दी फर्स्टली, और ये स्लोली बढ़ता भी है। कोई भी इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़े, यानी एट द % ऑफ 1 और 3 के बीच में अगर वो बढ़ रहा है, देन दैट्स अ क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये हेल्दी माना जाता है क्योंकि थोड़ा इन्फ्लेशन ग्रोथ को एंकरेज करता है, बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इसीलिए गवर्नमेंट मॉडरेट इन्फ्लेशन को अलाउ करती है। ये याद रखना। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज गैल्पिंग इन्फ्लेशन। गैल्पिंग इन्फ्लेशन थोड़ा डेंजरस होता है। प्राइसेस बहुत सडनली या फास्ट बढ़ते हैं डबल डिजिट रेट में। इस सिचुएशन में सेविंग्स जो होती है हमारी, यानी एंड कंज्यूमर की या कस्टमर की या जनरल पब्लिक की जो सेविंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, इन्वेस्टमेंट गिर जाते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर्स या पीपल जनरल पब्लिक में इन्वेस्ट करती है, कंपनीज इन्वेस्ट करती है, वो गिर जाते हैं। इकोनॉमी में पूरा उथल पुथल, यानी इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद या अनस्टेबल हो जाती है। कंट्रीज जैसे जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन फेस किया है
लोग पैसे ले जाते थे और रोटी भी महंगी मिलती थी। ये एक्सट्रीम सिचुएशन है, इसलिए आप इसे याद रखना। रैपिड और एक्सेसिव प्राइस राइट, डबल डिजिट रेट्स क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी। ये एक लाइन गैल्पिंग इन्फ्लेशन के लिए हमेशा याद रखना। इनका मीनिंग और टाइप समझे। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इन्फ्लेशन होता क्यों है, मतलब प्राइसेस बढ़ते क्यों है। इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन ऐसा डायरेक्ट 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सो एक एक कॉज को हम लॉजिकली समझते हैं। सो फर्स्ट इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई। जब मार्केट में पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, लोगों के पास स्पेंडिंग पावर बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, पर गुड्स उतनी फास्ट प्रोड्यूस नहीं होते। रिजल्ट क्या होता है, डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, प्राइसेस इंक्रीज। अब अगर हम इसको एग्जांपल के साथ समझे तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लोन्स दे रही है या तो नोट्स बहुत प्रिंट कर रही है, तो लोग क्या करेंगे, शॉपिंग ज़्यादा करेंगे, यानी हम कुछ भी बाय या परचेज है उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, पर उसकी सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं है, यानी सप्लाई लिमिटेड है, तो इन्फ्लेशन होगा। अगर इसको बहुत नॉर्मल एग्जांपल्स के साथ समझाऊँ तो हमारे पास उतना कैश नहीं है कि हम कार खरीद सके, बट अब गवर्नमेंट कार्स पे लोन दे रही है एंड एट अ वेरी नॉमिनल रेट, वो जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो क्या होगा, हम लोन के बेसिस पे उस कार्स की डिमांड करेंगे जो कार हमारे एक्चुअली हम पहले नहीं परचेज करना चाहते थे। तो क्या हुआ, हमने डिमांड तो भाई बढ़ा दी, लेकिन क्या उस कार की सप्लाई मार्केट में है, द आंसर इज नो, मतलब उतनी नहीं होगी जितनी डिमांड है, तो शॉर्टेज होगा। अब शॉर्टेज की वजह से प्राइस बढ़ेगा और प्राइस बढ़ने की वजह से डायरेक्टली इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। इसीलिए अगर आपको पता हो तो आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन डिमांड। जब पॉपुलेशन बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है, तब लोगों की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया में मिडिल क्लास इनकम बढ़ने से, जैसे मैंने बोला, कार्स की डिमांड बढ़े, मोबाइल्स की डिमांड बढ़ी, एसी की डिमांड बढ़ी, हाउसेस की डिमांड बढ़ी, सबकी डिमांड बढ़ गई, पर प्रोडक्शन उतनी फास्ट इंक्रीज नहीं हुई, तो कंपनीज ने प्राइसेस बढ़ा दिए। ये डिमांड साइड इन्फ्लेशन है, जैसे कि हमने आगे टाइप्स पे पढ़ा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। कंपनीज जब प्रोडक्ट बनाती है, उनको लगता है वेजेस, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, अगर इन सबका कॉस्ट बढ़ जाए या इनमें से किसी एक का भी कॉस्ट स्काई रॉकेट यानी बहुत ही बढ़ जाए, तो कंपनी लॉस में नहीं जाएगी। वो क्या करेगी आपको पता है, डायरेक्ट प्राइस बढ़ा देगी। मतलब वो उनका प्रॉफिट मार्जिन बचाने के लिए उस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर देगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर पेट्रोल की प्राइस अभी कल से बढ़ जाती है, अभी फॉर एन एग्जाम्पल पेट्रोल की प्राइस कहीं ना कहीं 90 to 100 के बीच में ट्रेड कर रही है अहमदाबाद में। सपोज अहमदाबाद में ही उस पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, कम से कम वो हो गई 110 यानी 110, 112, तो उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन अब भाई महंगा हो जाएगा। अब अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो कोई भी चीज़ हमें यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने में बहुत कॉस्टली होगी। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कोई भी अगर मैं कोई बुटीक चला रही हूँ या फिर मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड है जहाँ मैं शर्ट सिर्फ स्टिच करके देती हूँ,
मतलब मैं सिर्फ स्टिचिंग का काम करती हूँ, मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है, मतलब मैं कहीं से रॉ मटेरियल मंगवा रही हूँ। अब जस्ट एन एग्जाम्पल, वो रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है मुंबई से। अब जब वो मुंबई से आएगा तो मुझे तो कॉस्टली होगा। अब मैं कॉस्ट की वजह से अपना प्रॉफिट तो कम होने नहीं दूंगी, मतलब खुद लॉस में तो जाऊंगी नहीं। प्रॉफिट बचाने के लिए या प्रॉफिट मार्जिन सेव रखने के लिए मैं डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दूंगी। अब इसका एक और एग्जांपल हो सकता है कि भाई हमारा स्टील महंगा हो गया तो कार महंगी हो गई। इसीलिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसी रीजन से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। अब एक और फैक्टर होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड टैक्सेस। अब हम सब जानते हैं कि अभी अभी बजट आया है। जब गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज करती है, चाहे वो जीएसटी हो, एक्साइज ड्यूटी हो, कुछ भी, तो प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली महंगे हो जाते हैं। चलो एक एग्जांपल, हम सबको पता है कि जो पेट्रोल है वो जीएसटी के अंदर नहीं आता। पेट्रोल के ऊपर अभी भी वेट यानी वैल्यूएटेड टैक्स लगता है। तो अगर पेट्रोल पे टैक्स ज़्यादा हो गया, उस वजह से इंडिया में पेट्रोल प्राइस हाई रहता है। ये भी इन्फ्लेशन का एक रीज़न है। अब एक और कॉज है, वो है सप्लाई शॉर्टेज या नेचुरल फैक्टर्स। कभी कभी इन्फ्लेशन में ना नेचुरल रीजन से भी होता है, जैसे फ्लड, ड्रॉट, वॉर, पैंडेमिक। नाउ अगर पैंडेमिक का मैंने नाम लिया ही है तो हम सब एक पैंडेमिक से बाहर आ चुके हैं, दैट्स कोविड-19 पैंडेमिक। इन दिस सिचुएशन प्रोडक्शन कम हो जाती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कोविड में सब कुछ बंद था। इवेंचुअली एक नॉर्मल हमारा जो ग्रोसरी का भी शॉप रहता था ना, वो भी शट डाउन था। उससे क्या हुआ, सप्लाई भी कम हो गई और प्राइसेस अचानक से बढ़ गए। अगर अब मुझे कोई और रीज़न एग्जांपल अगर आपको देना है तो बारिश यानी रेन। अगर बारिश कम हो जाएगी तो वेजिटेबल्स और ग्रेन्स कम प्रोड्यूस होंगे, तो फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इसको सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट, इफेक्ट्स। ये पार्ट थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन हम इसको समझेंगे। परचेसिंग पावर डिक्रीज, मतलब सेम पैसे में कम गुड्स मिलते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों को दिया, 1000 में मैं पहले लाती थी कुछ अराउंड 12 आइटम्स और अब मैं लाती हूँ सिर्फ 9 से 10 आइटम। ये कॉमन मैन सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। ये शायद मैंने क्या, आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में एक बार तो फील किया ही होगा। नेक्स्ट इज फिक्स्ड इनकम ग्रुप सफ़र। सैलरी पर्सन्स या सैलराइड पर्सन या पेंशनर्स और सच काइंड ऑफ पीपल जिनकी इनकम फिक्स होती है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनकी इनकम सेम रहती है पर एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, रियल इनकम गिर जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक सैलराइड इंसान है, वह आप लोगों को अगर पता हो तो सैलराइड पर्सन, सैलराइड नहीं, आई एम सॉरी, पेंशनर विल बी द गुड एग्जाम्पल। अब अगर आप लोग जानते हो ना, तो पेंशनर का जो पेंशन होता है ना वो फिक्स होता है। वो 8 पे कमीशन या इन सब के साथ वो चेंज नहीं होता। वो पेंशन एक ब्रैकेट पे फिक्स रहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो वो थोड़ा ही बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो उससे क्या होता है ना कि उनके पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, दे हैव जस्ट पेंशन। सो अगर उनका आज से 10 साल पहले वो रिटायर हुए और उनकी पेंशन नई छई करके 35,000 आता है मंथली 35,000 आता है। पर जैसे जैसे अगर धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ता है
तो एक टाइम के बाद वो 35,000 में भी वो सब कुछ अपना मेंटेन नहीं कर पाते। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई एक फिक्स्ड इनकम ग्रुप ही सफ़र करता है। अब ये मैंने पेंशनर का एग्जांपल दिया, आप लोग और भी एग्जांपल्स ढूंढ के लिख सकते हैं और कमेंट्स में एक्चुअली आप लोग लिखो। द नेक्स्ट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। लोग बैंक में पैसे रखना पसंद नहीं करते क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से मनी वैल्यू वैसे ही गिर जाती है, तो लोग गोल्ड, प्रॉपर्टी, लैंड में इन्वेस्ट करते हैं। इससे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है। एक और इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन का, एंड दैट्स इज बिजनेस अनसर्टेनिटी। जो फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कभी कभी बिजनेस, कॉस्ट कब बढ़ेगा पता ही नहीं होता, इसलिए प्लानिंग डिफिकल्ट हो जाती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिले हो जाते हैं। नाउ वन मोर थिंग इज इनकम इनक्वालिटी। अब इनकम इनक्वालिटी हमने इकोनॉमिक्स में बहुत बार अलग अलग पॉइंट्स पे पढ़ा है। अब इसमें क्या होता है कि जो रिच या अपर रिचर क्लास के लोग होते हैं उनका असेट्स में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कम लेते हैं, पर पुअर लोग सफ़र करते हैं। इस गैप और बढ़ जाता है इन्फ्लेशन की वजह से। ये जो गैप होता है ना रिच और पुअर के बीच का, वो बढ़ता है, तो इन्फ्लेशन इनइक्वालिटी भी क्रिएट करता है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एंड दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। हम ऑलरेडी आगे पढ़ चुके हैं शॉर्ट में कि दैट टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, हमारा अचानक मनी सप्लाई का बढ़ना या फिर हमारी कोई भी रीज़न से हमारा मनी का वैल्यू बढ़ना, जिस वजह से हम हमारा प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ाते हैं या कोई भी ओवरऑल प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ाते हैं, तो सप्लाई उतना ना होने पाए जैसे हम क्या करते हैं, शॉर्टेज क्रिएट होते हैं और उसी शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस बढ़ती है विच क्रिएट्स इन्फ्लेशन। अब ये एक एग्जाम रेडी डेफिनेशन है। सो हाउ you guys are going to write? Demand pull inflation occurs when aggregate demand exceeds aggregate supply, leading to rise in general price level. हम अब स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म समझते हैं। कैसे? लोग फर्स्ट ये एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने 6 स्टेप्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, या 6 स्टेप्स के बाद एक इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, आई थिंक सो द फर्स्ट स्टेप इज लोगों की इनकम बढ़ती है, जिससे यहाँ पे लिखा है इंक्रीज्ड स्पेंडिंग बढ़ती है। सेकेंड स्टेप इज स्पेंडिंग बढ़ती है। थर्ड स्टेप इज डिमांड बढ़ जाती है। फोर्थ स्टेप पे सप्लाई उतनी फास्ट इंक्रीज नहीं होती। फिफ्थ शॉर्टेज क्रिएट होता है, एंड सिक्स्थ प्रोड्यूसर्स प्राइस बढ़ा देते हैं, एंड द फाइनल रिजल्ट इज इन्फ्लेशन। अब अगर मैं इंक्रीज स्पेंडिंग या जो भी मैंने फर्स्ट 3 स्टेप बोले, लोगों की इनकम बढ़ती है, सब स्पेंडिंग बढ़ती है, डिमांड बढ़ जाती है, अगर उसको आप लोग सिर्फ एक पॉइंट पे लिखना चाहते हो, देन यू शुड राइट इंक्रीज्ड स्पेंडिंग। अब यहाँ क्या लिखोगे कि भाई कंज्यूमर बहुत डिमांड बढ़ा रहा है, यानी कुछ अपनी मनी को बहुत स्पेंड कर रहा है, बहुत यूज़ कर रहा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ना यानी जो बिजनेसेस इन्वेस्ट करते हैं, कहीं इन्वेस्ट किया, या हम जनरल पब्लिक भी किसी चीज़ में इन्वेस्ट करती है। नाउ अब हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो फर्स्ट हमारे दिमाग में पहले आता था गोल्ड। लोग अभी भी लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। प्रॉपर्टी, द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज प्रॉपर्टी। थर्ड मार्केट, शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट क्यों हमारे पे स्पेंड करेगी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, उनको पब्लिक प्रॉपर्टीज़ अच्छी रखनी है, तो गवर्नमेंट भी उस पर स्पेंड करेगी।
और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत शार्पली राइज हो गया है एज कंपेयर टू हमारे इम्पोर्ट्स। तो दिस इज़ व्हाट इंक्रीज स्पेंडिंग, या कहाँ स्पेंड होता है या किस तरह मनी स्पेंड्स की वजह से एक डिमांड क्रिएट होती है। द नेक्स्ट इज सप्लाई कंस्ट्रक्ट, जैसे मैंने स्टेप 4 में कहा और स्टेप 5 में कि एक सप्लाई उतनी फास्ट इंक्रीज नहीं होती और एक शॉर्टेज क्रिएट हो जाता है, तो प्रोडक्शन कांट कीप फेस और लीडिंग टू शॉर्टेज। अब सीधी बात है, हमने सडनली जनरली, अब एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड क्रिएटेड बाय एन पॉपुलेशन, तो एग्रीगेट डिमांड ऑफ अ कार इंक्रीज मतलब भाई जनरल पब्लिक ने, ओवरऑल पॉपुलेशन ने किसी पर्टिकुलर कार सेक्टर की, यानी सपोज करो कि एसयूवीज़ की डिमांड बढ़ा दी। अब एसयूवीज़ की डिमांड तो बढ़ गई, क्या उतनी एसयूवीज़ करेंटली मार्केट में अवेलेबल है? अगर नहीं तो हाँ, वहाँ उस पॉइंट पे एक शॉर्टेज क्रिएट होगा। द सेकेंड क्वेश्चन व्हाट आई थिंक इज, क्या वो डिमांड बहुत शॉर्ट टाइम में फुलफिल की जा सकती है? इफ द आंसर इज नो, तो भी एक शॉर्टेज क्रिएट होगा। अब जब पता है कि वो लोग शॉर्टेज को फुलफिल नहीं कर सकते, मतलब डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते, तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, धीरे से अपने प्रोडक्ट की प्राइस ही बढ़ा देंगे। प्राइस बढ़ाएंगे ताकि वो डिमांड को भी ध्यान में रख पाए और अपना प्रॉफिट भी मेंटेन कर पाए। इससे होगा क्या भाई, जो पूरे जनरल पब्लिक खरीदना चाहती थी क्योंकि उनके बजट में था, अब डिमांड तो रहेगा, डिमांड की वजह से क्या हो गया, प्राइसेस बढ़ गए, विच क्रिएटेड इन्फ्लेशन, यानी सडन राइज इन प्राइस ड्यू टू डिमांड। अब अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ ना, तो यहाँ अगर हमारा एक्स एक्सिस पे हम लेंगे आउटपुट, वाई एक्सिस पे लेंगे हम प्राइस लेवल। अब डिमांड कर्व क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा, पूरा का पूरा कर्व ही राइट साइड शिफ्ट होगा। जब डिमांड राइट शिफ्ट करती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो होती है ना, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। अब एग्जाम में डायग्राम बनाओगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। कॉजेस क्या होता है इस डिमांड पुल इन्फ्लेशन के, मनी सप्लाई, जो एक्सेसिव मनी का जो सप्लाई होता है ना, या क्रेडिट, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लोन दे रही है, उस वजह से परचेसिंग पावर बढ़ता है, तो वो बढ़ जाता है। हमने आगे समझा, गवर्नमेंट बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, हमारे वेलफेयर जो स्कीम्स आती है, अलग अलग स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, उसके ऊपर हाई स्पेंडिंग करती है। कंज्यूमर इनकम, भाई बहुत सिंपल, एंड कंज्यूमर यानी जनरल पब्लिक की जो वेज है या फिर हमारा सैलरी है वो बढ़ गया। एम्प्लॉयमेंट रेट यानी हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बोल रही हूँ, वो कम हो गया, यानी कहीं ना कहीं बहुत मास ऑफ पब्लिक अभी एम्प्लॉयड है। टैक्सेस कट हो गए। रिसेंटली जो हमारा बजट आया है उसमें 12 लाख तक का न्यू रेजिम में टैक्स ले ऑफ का मैंने कहीं पढ़ा है, तो वो भी अभी एक रीज़न बनेगा। राइज इन एक्सपोर्ट्स, भाई हमने फॉरेन गुड्स की जो डिमांड है ना वो कम करके हमने डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड कर दी। जैसे कि गवर्नमेंट का एक स्लोगन है, एक इनिशिएटिव है, वोकल फॉर लोकल, तो इससे क्या होगा, जो हमारी जो इंडियन मेड प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड हमने बढ़ा दी। अब वही इंडियन मेड प्रोडक्ट्स हाँ अगर हमें मिल रहे हैं एक नॉमिनल रेट, तो फिर वो तो हम डिमांड बढ़ाएंगे। उससे क्या होगा, सडनली उस डोमेस्टिक गुड की डिमांड बढ़ने की वजह से उसी गुड्स की प्राइस भी बढ़ जाएगी, और उस गुड की प्राइस पर बढ़ने को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब मैं देती हूँ कुछ एग्जांपल्स। सो फेस्टिव सीजन, दिवाली, बेस्ट टाइमिंग, उस वक्त मैंने पर्सनली नोटिस किया है सबसे ज़्यादा भाव बढ़ते हैं गोल्ड के और मिठाइयों के। पता नहीं क्यों, लेकिन भाई सबको उस पॉइंट पे मिठाइयाँ देनी होती है। हम ऐसे कल्चर में कि हम किसी के घर जाएंगे तो हम स्वीट का बॉक्स तो लेके ही जाएंगे।
स्वीट बॉक्स नहीं तो अभी निकले हैं हम गिफ्ट हैम्पर, जो कैडबरी का गिफ्ट हैम्पर होता है, फेस्टिव गिफ्ट हैम्पर, हम वो भी लेके जाते हैं। मैंने पर्सनली नोटिस किया है उसकी प्राइस ना नॉर्मल जब हम अलग अलग लेते हैं ना उससे थोड़ी तो ज़्यादा ही होती है। तो क्या होता है, सप्लाई एक तो लिमिटेड, वो मिठाइयों की उसकी एक तो शेल्फ लाइफ भी लिमिटेड होती है, उस वजह से वो लोग प्राइजेस इतने हाई भी रखते हैं। नेक्स्ट इज हाउसिंग मार्केट एग्जाम्पल। मेट्रो सिटीज जैसे कि अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, लोगों की इनकम बढ़ी, होम लोन्स भी इजीली मिल रहे हैं, डिमांड ज़्यादा, बिल्डर प्राइस बढ़ा देते हैं। क्यों भाई? प्रॉपर्टी रेट्स इंक्रीज होगी तो उससे होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। थर्ड रीजन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बहुत पैसे डाल दे, लोगों को जॉब्स मिलते हैं, इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ता है, डिमांड बढ़कर इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। सो अगर मुझे इसे कंक्लूड करना है तो जब इन्फ्लेशन डिमांड साइड से जनरेट होता है उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। द नेक्स्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब ये दूसरा इम्पॉर्टेंट टाइप है, और ये जो पर होता है ना वो सप्लाई साइड से स्टार्ट होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम डिमांड की नहीं बल्कि प्रोडक्शन कॉस्ट की होती है। सो अब सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर एग्जाम में हमें इसको मीनिंग इसका एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन लिखनी है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज forcing producers to rise prices even with unchanged demand। मतलब यहाँ क्या हुआ भाई, डिमांड तो कुछ नहीं चेंज हुई, डिमांड जैसी थी वैसी ही है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट था बहुत सी रीजंस की वजह से वो बढ़ गया, और उसके बढ़ने की वजह से हुआ है इन्फ्लेशन या फिर राइज इन प्राइस। अब इसका भी अगर मैं स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म दूँ तो क्या होगा भाई, रॉ मटेरियल या ट्रांसपोर्टेशन हमारा जो हो गया वो कॉस्टली हो गया, स्टेप 1। स्टेप 2, वेजेस भी हमारे कॉस्टली हो गए। अब इनडायरेक्टली स्टेप 3 होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोड्यूसर्स बढ़ा देंगे टू मेंटेन दैट प्रॉफिट। स्टेप 5 भाई उससे क्या होगा, अब फर्म्स बढ़ाएगी अपनी एंड प्रोडक्ट की प्राइस, रिजल्टिंग इन्फ्लेशन। अगर आपको ग्राफ में समझना है तो क्या होता है, इस केस में जो सप्लाई होती है ना वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, इससे प्राइस इंक्रीज होता है और आउटपुट कम हो जाता है। ये डेंजरस सिचुएशन होता है क्योंकि इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट दोनों आ सकते हैं। नाउ द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉजेज क्या होते हैं भाई, किस रीजंस की वजह से होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? तो इंक्रीज्ड वेजेस। भाई हम अचानक से जो लेबर्स है या फिर एम्प्लॉयज़ है उन्होंने एक हायर वेज की या हायर सैलरी की डिमांड कर दी, और हमारा बजट तो उतना था नहीं, अब उनके डिमांड को भी हमें फुलफ़िल करना पड़ेगा, नहीं तो प्रोडक्शन रुका रहेगा या फिर हमारा काम रुका रहेगा। तो एक अचानक से जो वेजेस में इंक्रीज़ हुआ है वो एक होता है रीज़न, ये एक रीज़न है। दूसरा, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई। जैसे अब अगर मुझे कोई और एग्जांपल देना है तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बिस्किट्स। अब बिस्किट्स में जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर। अब वो उसकी प्राइस बढ़ गई भाई अचानक से, तो उसकी प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगा, वो इम्पैक्ट करेगा हमारे प्रोडक्शन पे, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा। अब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तो 4-5 रुपए का फ़र्क, 4-5 नहीं, कई बार हो सकता है ये बहुत ज़्यादा हो, कई बार छोटा सा भी इम्पैक्ट करता है, उतना प्राइस बढ़ेगा। अब इंक्रीज टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टैक्स इम्प्लीमेंट कर दिया हमारे एंड कंज्यूमर्स यानी जनरल पब्लिक पे, या फिर बिजनेस और कंपनीज पे, या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे, जैसे अभी आपको पता हो तो टबैको और
हाई जो डेंजरस प्रोडक्ट्स, मैं ऐसे बोल सकती हूँ, बिकॉज टबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने लगा दिया है 40% टैक्स। तो भाई वो एक रीज़न हो गया, उसका तो प्राइस बढ़ गया। सप्लाई शॉक्स, सडनली सप्लाई में ही कोई कमी हो गई है, मतलब कुछ भी रीजंस की वजह से XYZ ट्रांसपोर्टेशन और स्ट्राइक हो गई, या फिर नेचुरल डिज़ास्टर, या फिर हम जा रहे हैं हमारा प्रोडक्ट लेके एंड सडनली एक बोलते हैं ना कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो हमारा जो प्रोडक्ट था वो एंड कंज्यूमर तक या हमें जहाँ पहुँचाना था वो ऑन टाइम नहीं पहुँच पाया, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि भाई टाइम से तो वो हमारा गुड पहुंचा ही नहीं। अब जब पहुंचेगा, हो सकता है उसका प्राइस चेंज हो गया हो या फिर उसकी डिमांड उतनी ना रही हो। नाउ अब इसके इम्पैक्ट्स या फिर इफेक्ट्स क्या होता है। प्राइजेस राइज डिस्पाइट लो डिमांड, जैसे बिस्किट्स की जो डिमांड है वो एक नॉर्मल, मतलब लोग खरीदते ही है, पर प्राइस बढ़ी क्यों, क्योंकि वो जो ऑल पर्पस फ्लावर या फिर मैदा था उसका प्राइस बढ़ा, तो उस वजह से क्या हुआ, प्राइसेस बढ़ गई। नाउ द सेकेंड इज रिड्यूस आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, द थर्ड इज इकोनॉमिक स्टेग्नेशन विथ इन्फ्लेशन। सो इनमें सबसे पहले बात करते हैं रिड्यूस आउटपुट की। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, जैसे वेजेस बढ़ गए, पेट्रोल महंगा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई, रॉ मटेरियल कॉस्टली हो गए। अब फर्म के लिए प्रोडक्शन करना महंगा हो गया, तो फर्म क्या करेगी, दो ऑप्शन होते हैं, या तो प्राइस बढ़ाओ या तो प्रोडक्शन कम करो। बहुत बार कंपनीज प्रोडक्शन रिड्यूस कर देती है क्योंकि हाई कॉस्ट पे ज़्यादा प्रोड्यूस करना प्रॉफिटेबल नहीं होता। एंड रिजल्ट, मार्केट में गुड्स की क्वांटिटी कम हो जाती है, आउटपुट रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन लीड्स टू रिड्यूस्ड आउटपुट। एग्जाम्पल, अगर बेकरी का फ्लावर और गैस दोनों महंगा हो गया तो बेकरी 1000 ब्रेड बनाने की बजाय सिर्फ 600 ब्रेड बनाएगी, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है, यही रिड्यूस आउटपुट है। अब जब प्रोडक्शन कम होगा तो ऑटोमेटिकली लेबर की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। अगर फैक्ट्री पहले 100 वर्कर्स से 1000 यूनिट बना रही थी और अब सिर्फ 600 यूनिट बना रही है, तो क्या वो 100 वर्कर्स रखेगी? नहीं, वो सिर्फ 20-30 वर्कर को हटा देगी। इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का नेक्स्ट इफेक्ट है रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इसको एग्जाम्पल के साथ समझाओ तो कोविड टाइम पे बहुत फैक्ट्रीज का कॉस्ट बढ़ गया और डिमांड भी अनसर्टन थी। कंपनीज ने क्या किया, स्टाफ कम किया, ले ऑफ्स किए, रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। ये कॉस्ट पुश सिचुएशन का रियल एग्जाम्पल है। नाउ द थर्ड इज इकोनॉमिक स्टैग्नेशन विथ इन्फ्लेशन। इसको इकोनॉमिक्स में एक स्पेशल नाम दिया गया है, स्टैगफ्लेशन। स्टैग प्लस इन्फ्लेशन, स्टैग मतलब स्टैग्नेंटेशन, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज, मीनिंग प्राइजेस बढ़ रहे हैं पर इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। नॉर्मली क्या होता है, अगर इन्फ्लेशन है, डिमांड हाई है तो ग्रोथ भी हाई होता है, बट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में उल्टा है, प्राइजेस हाई, आउटपुट कम, अनएम्प्लॉयमेंट कम, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट कम, ग्रोथ कम। ये वर्स्ट सिचुएशन होता है इकोनॉमी के लिए। समझो, पेट्रोल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, सब प्रोडक्ट्स महंगे हो गए, कंपनी कॉस्ट की वजह से प्रोडक्शन कम करती है, लोगों की जॉब चली जाती है, इनकम कम हो जाती है, तो डिमांड भी गिर जाती है। रिजल्ट, ना ग्रोथ हो रही ना जॉब्स, पर प्राइसेस स्टिल हाई। यही स्टैग्नेंटेशन प्लस इन्फ्लेशन विच इज इक्वल्स टू स्टैगफ्लेशन है। अब
इसको अगर एग्जाम्पल के साथ समझाओ तो 1970s में यूएसए और यूके ने स्टैगफ्लेशन फेस किया था ऑयल क्राइसिस की वजह से। ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, प्रोडक्शन कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बट प्राइसेस फिर भी हाई थे। ये क्लासिक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन केस है। सो इस तरह इन्फ्लेशन मेनली 2 फोर्सेस से आता है, डिमांड और कॉस्ट। अगर डिमांड ज़्यादा हो तो डिमांड पुल, और अगर कॉस्ट ज़्यादा हो तो कॉस्ट पुश। ये डिफरेंस आपको एग्जाम के लिए क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सो फाइनली अगर अब मैं रैप अप की बात करूं तो एग्ज़ाम में आपको किस तरह लिखना है कि कॉस्ट पुश inflation leads to reduced output as high production cost discourages firms from producing more. This reduces employment and results in economic stagnation and with inflation, also called stagflation. ये मैंने एग्जाम्पल दिया एक छोटे से इसका स्टैगफ्लेशन का। अब ये मैंने इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को एक छोटे एग्जाम्पल के साथ इसलिए एक्सप्लेन किया बिकॉज आपका जो पेपर पैटर्न है ना उसके अंदर 2 मार्किंग के डेफिनेशंस पूछे जाते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, ऐसे छोटे छोटे टर्म्स आपको वहाँ पे पूछ लिए जाता है जो हमें तो लगता है कि हाँ ठीक है क्या ही इम्पोर्टेंट होगा, बट वही जो 2 मार्क्स वाले या 2 मार्किंग डेफिनेशंस है ना वो आते हैं 7 विच इक्वली अमाउंट्स टू 14 मार्क्स। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। नो अगर मैं रेस्ट ऑफ द पेपर की आपकी अगर बात करूँ ना तो वो होते हैं 7 मार्किंग के क्वेश्चंस। मतलब एक क्वेश्चन में ए और बी ऐसा करके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 7 मार्क्स के। तो यानी क्वेश्चन 1 अगर वो 14 मार्क्स का हम निकाल दे डेफिनेशन पार्ट, तो क्वेश्चन 2 होगा ए एंड बी विच विल हैव A as a 7 marker question and B as a 7 marker question equally amounting to 14 marks. अब यहाँ क्या होता है ना, यहाँ पे आपको इंटरनल ऑप्शन दिए जाते हैं जैसे A B और A B। सो ये आपका एक नॉर्मली पेपर पैटर्न होता है। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिस पर आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि पेपर पैटर्न क्या होता है, कैसे होता है, या आपको किस तरह लिखना है। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड और होपली आप लोगों को अब इन्फ्लेशन क्लियर होगा और आप अब इन्फ्लेशन अगर आपको इन एग्ज़ाम्स आपको आता है तो आप लिख पाएंगे। सो टिल दैट टाइम बाय एंड जस्ट कीप रीडिंग।